अजय यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा जो सीरीज चल रहा है जो कि है बाल मनोविज्ञान का, और इस बाल मनोविज्ञान हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर आज हम लोगों के सामने एक नया टॉपिक है जो कि है व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहचान संकट किस शब्द प्रसिद्ध वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। अब ऐसा है कि यदि आपको पहचान संकट को याद करना है तो आपको एक व्यक्ति को भी याद करना पड़ेगा। उस व्यक्ति का नाम है एरिक एरिक्सन। ठीक है, इसका आंसर जो है एरिक एरिक्सन है। एरिक एरिक्सन का मानना था कि ऐसा है कि सर, हमारे हिसाब से जो हमारा विकास होता है वो विकास जो है वो 8 चरण से होकर गुजरता है। 8 अलग अलग स्टेप्स है सर। अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग वो जो स्टेप्स है ना, अलग अलग चरण है, उसको उन्होंने बताया था। तो एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे ना, तो एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में आपको पांचवा जो स्टेज है, फिफ्थ स्टेज जो है वो मिलेगा आपको, पहचान बनाम पहचान संकट। जहां पर एक बच्चा जो है इस चीज से जूझ रहा होता है कि यार मैं अपना क्लास में, स्कूल में, समाज में पहचान कैसे बनाऊं। क्योंकि उसमें हीरो बनने की, हीरो मतलब एक अच्छे पॉजिटिव वर्ड में ले रहा हूं, ठीक है। मैं हीरो मतलब कि मुझे इन लोगों के सामने कुछ अच्छा ऐसा करना है कि लोग मुझे देखकर मेरी तारीफ करें, मेरा एक पहचान हो। ये जो पहचान संकट वाला शब्द है वो एरिक एरिक्सन से आया है। और यदि आप पहली बार पहचान संकट एरिक एरिक्सन या मनोसामाजिक सिद्धांत को सुन रहे हैं तो आप मेरी पिछले वीडियोस को देखिए कि वहां पर मैंने कैसे एरिक एरिक्सन को समझाया है। सेकंड है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। इंग्लिश में क्या होगा, तो थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। ये टेस्ट जो है ये कौन से प्रकार की टेस्ट है। अब ये क्वेश्चन ना ये भी बन सकता है कि किसको नापने के लिए है, किसके मापन के लिए। तो याद रखना कि व्यक्तित्व के मापन के लिए है, ये बुद्धि के मापन के लिए नहीं है, ये रचनात्मकता के मापन के लिए नहीं है, ये व्यक्तित्व को मापने के लिए है। ये कैसे प्रकार की विधि है, आत्मनिष्ठ विधि है, वास्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपी विधि है, या फिर प्रयोगात्मक तकनीक है। एक्चुअल में इन सारे टेक्निक्स को, जिसमें थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जहां पर मैं किसी प्रकार के कुछ कार्ड शो करता हूं, इस टेस्ट में आप देखेंगे ना तो बच्चों को हम लोग कुछ कार्ड शो करते हैं। कार्ड मतलब कि अरे यार ये देखो, ये एक निश्चित थीम पर बना हुआ एक कार्ड है। तो ऐसे कुछ जिसमें हम कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट। उसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपण तकनीक, जहां पर कुछ उनको प्रक्षेप कर कर कुछ यथार्थ तरीके से दिखाया जाता है और फिर उसके अनुरूप हम उनके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि क्रैस्मर द्वारा कितने व्यक्तित्व का प्रकार उल्लेख किया गया है। आपको पता है कि सबसे पहले हमारे व्यक्तित्व का जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उसका बात किसने किया था, तो बात किया था हिप्पोक्रेटस ने। ठीक है, हिप्पोक्रेटस के बाद फिर एक अलग शारीरिक दृष्टिकोण पे फिर दो लोग और आते हैं। शारीरिक दृष्टिकोण पर मतलब जिन्होंने व्यक्तित्व के केवल शारीरिक दृष्टिकोण के हिसाब से ही माना। वो दो कौन कौन से थे, तो वो दो थे मेरे, एक थे मेरे शेल्डन और एक थे मेरे भाई क्रैस्मर। तो यार शेल्डन का कितना प्रकार था, क्रैस्मर का कितना प्रकार था, ये क्वेश्चन कई बार आता है। शेल्डन का बेसिकली 3 प्रकार था, क्रैस्मर का बेसिकली 4 पार्ट था। तो इसका जो आंसर है वो यार हो जाएगा 4 अलग अलग प्रकार के बारे में हमने बताया था। अब 4 अलग अलग प्रकार को मैंने अपने अलग अलग वीडियोस में बताया भी। यदि आप मेरा व्यक्तित्व वाला वीडियो देखेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है। अब देखो, सिगमंड फ्रायड ने बताया था कि जो मन है सर वो 3 हिसाब से काम करता है। एक सर अहम, ठीक है, उसके पहले था इदम, और एक था इदम अहम, और एक था मेरा क्या, परा अहम। इंग्लिश में क्या क्या था, इद, ईगो, और फिर क्या था मेरा, सुपर ईगो। याद है। तो इद बोलता है कि उसको जो भी काम चाहिए उसको तुरंत संतुष्टि के लिए चाहिए, मतलब मेरे को ये करना है, मतलब ये करना है, चाहे उसके लिए मैं कोई अनैतिक कार्य ही क्यों ना कर लूं। ईगो क्या बोलता है, ईगो बोलता है कि यार ऐसा है। सुपर ईगो क्या बोलता है, सुपर ईगो बोलता है कि यार ऐसा है ना कि ये पूर्णतः नैतिकता के सिद्धांत पर चलता है। बोलता है कि अरे यार कुछ भी हो जाए, अगर नैतिक नियम बोलता है कि इसको नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए। ईगो बोलता है यार दोनों के बीच का कुछ रास्ता निकाल लो कि आपकी भी मन की संतुष्टि हो जाए और दूसरा कि यार थोड़ा सा नियम नैतिक पालन भी हो जाए। तो इसका जो आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा, वो आएगा मेरा अहम। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने आत्मसिद्धि का कहा जाता, ठीक है, आत्मसिद्धि का सिद्धांत होगा एक्चुअल में, यहां पर आत्मसिद्धि का सिद्धांत होगा। तो ऐसा है कि यार आत्मसिद्धि का सिद्धांत कोई बोले या आपको कोई बोले आवश्यकताओं का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नीड्स, उन सभी में एक ही व्यक्ति को लेना, वो है मेरे अब्राहम मैस्लो। ठीक है, इनको यदि किसी सेक्ट से, मनोविज्ञान के संप्रदाय से जोड़ना होगा ना, तो वो संप्रदाय है मेरा मानवतावादी संप्रदाय। अब्राहम मैस्लो और फिर कार्ल रॉजर्स को है, इन सभी को मैं मानवतावादी संप्रदाय से जोड़ता हूं। तो इसका जो उचित आंसर आएगा वो मेरा अब्राहम मैस्लो आएगा।
एरिक्सन के मनोसामाजिक अहम विकास में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि यार इसका जो आंसर होगा वो 8 अलग अलग चरण से वो लोग अपने जीवन भर में गुजरते हैं और उसके हिसाब से ही उनका जो व्यक्तित्व है वो निर्धारण किया जाता है। एक सफल नेता एवं समाज सुधारक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा? अगर वो नेता है तो उसमें बोलने की, समाज सुधारक है तो उसमें बोलने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए। अगर अच्छा उसके पास भाषाई कौशल नहीं होगा ना तो अच्छा नेता बनना थोड़ा सा मुश्किल है। अब अच्छा बोलेगा मतलब उसको अच्छे लोगों के सामने के साथ में क्या होना चाहिए? अच्छा संपर्क होना चाहिए। अंतर्मुखी रहेगा, इंट्रोवर्ट रहेगा तो यार वो तो 4 लोगों से मिलने में डरता है, मतलब उसको मजा नहीं आता मिलने में, उसको सोशलाइज करने में मजा नहीं आता। उभयमुखी से ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि वो जो व्यक्ति है वो कैसा रहे? बहिर्मुखी रहे। वो जो व्यक्ति है वो कैसा रहे? बहिर्मुखी रहे, ओपन टू ऑल रहे, सभी की बात को सुने समझे और अपना एक अलग राय दे सके। तो इस प्रकार के आंसर में आपको थोड़ा सा बेस्ट की ओर जाना पड़ेगा, तो इसका बेस्ट जो क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस की हुई है? अच्छा, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के परसोना शब्द से हुआ है। आपको बता देता हूं, परसोना शब्द से पर्सनैलिटी जो शब्द है, ठीक है, जो मेरा पर्सनैलिटी शब्द है परसोना से आया है। अब परसोना का मतलब क्या है? तो परसोना का मतलब है मुखौटा, ठीक है, मुखौटा से है। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इसको बोला जाता है ये व्यक्तित्व के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है पाठ के साइको एनालिसिस थ्योरी, साइको एनालिटिकल फील्ड ऑफ थ्योरी, जिसको दिया गया था सिगमंड फ्रायड के द्वारा। सिगमंड फ्रायड ने जहां पर बताया था कि कैसे हमारा जो मन है वो 3 हिसाब से बड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब चेतन मन के अलावा अवचेतन मन, अचेतन मन, वो कैसे अलग अलग जुड़ा हुआ है, इसके बारे में सिगमंड फ्रायड ने अपने साइको एनालिसिस थ्योरी में पर्सनालिटी के बताया है। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक है? अच्छा, जो मेरे वोहलर नहीं है, ये एक्चुअल में वो वोहलर है, कोहलर है। जो कोफका है वो अलग व्यक्ति है, कर्ट कोफका, और ये सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड मेरे साइको एनालिसिस फील्ड थोड़ी देर पहले बताया। कर्ट कोफका और वुल्फगैंग कोहलर ये दोनों गेस्टाल्टवाद संप्रदाय से आते हैं। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय से 3 लोग आते हैं गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में, एक मैक्स वर्दीमर, दूसरा मेरा कर्ट कोफका और तीसरा मेरा वुल्फगैंग कोहलर। जेबी वॉटसन जो है ये एक प्रकार से क्या है? तो ये एक प्रकार से व्यवहारवादी मनोविज्ञान है। तो इसका जो आंसर है वो कौन हो जाएगा? वो मेरा वॉटसन हो जाएगा, जो कि जेबी वॉटसन। मानवतावादी सिद्धांत के विकास में किसने योगदान दिया? अब देखो यार, ऐसा है ना कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब मैं कहूं ना तो विरोध हो जाएगा, क्योंकि यहां मैस्लो का भी नाम है और रॉजर्स का भी नाम है। फ्रायड साइको एनालिसिस वाले हैं, पेवलॉव जो है ये व्यवहारवादी वाले हैं, ठीक है, तो इनको अलग करो। मैस्लो ने क्या किया है? इस मानवतावादी सिद्धांत को दिया है। मानवतावादी सिद्धांत को क्या किया? इसने दिया है, तो इसीलिए इसका आंसर तो मैं मैस्लो ही लूंगा। बट याद रखना कार्ल रॉजर्स जो है इसका भी योगदान रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़े से विरोधाभास वाली बात आएगी। ऐसे क्वेश्चंस मैंने जानबूझकर रखे भी हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में पूछता भी है। मैं ऐसे क्वेश्चन में आपको बोलूंगा कि आप किस में जाएंगे, तो आप मैस्लो में चले जाइए, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान तो इन्हीं व्यक्ति का है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? पर्सनालिटी का अर्थ क्या है? शील गुणों का संगठन बहुत अच्छा हो सकता है, शील गुणों का जोड़ ये भी ठीक है, और इनमें से कोई नहीं छोड़ो। शील गुणों का गत्यात्मक संगठन ये सबसे बेटर है। संगठन तो ठीक था, शील गुण का मतलब एक व्यक्ति का पर्सनल ट्रेट होता है यार, व्यक्ति के अंदर पर्सनल ट्रेट्स होते हैं, जो मतलब एक प्रकार से आपका पर्सनल ट्रेट ये है कि आपको हॉर्स राइडर निकालना है, तो आप उसके साथ तैयारी कर रहे हो। अब वैसे कुछ मटेरियल्स को आप रोज यूट्यूब पर देखने की कोशिश कर रहे होगे। शील गुणों का गत्यात्मक सिद्धांत संगठन इस बात को बता रहा है कि यार पर्सनैलिटी का एक अच्छा फैक्टर है संगठन, मतलब सभी चीज का जोड़ है कि अलग अलग प्रकार के मेरे अंदर ट्रेट्स हैं। मतलब जब मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं तो मेरे अंदर ऐसे ट्रेट्स, पढ़ता हूं तो ऐसे ट्रेट्स, दोस्तों से मिलता तो ऐसे ट्रेट्स, तो उन सभी का एक गत्यात्मक मतलब एक स्वचालित एक संगठन है, और उसी को मैं क्या बोल सकता हूं? व्यक्तित्व बोल सकता हूं। तो इस आंसर का बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो सकता है। व्यक्तित्व अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? इंट्रोवर्ट हो गया चाहे एक्सट्रोवर्ट हो गया, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्ल यंग। कार्ल युंग ने क्या किया था? इस हिसाब से पर्सनालिटी को बताया कि लोगों
कि अलग अलग कैसे ट्रेट्स हो सकते हैं, अलग अलग मतलब एक व्यक्ति हो सकता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जिसको एकांत रहना पसंद हो, दोस्त बनाने पसंद ना हो। एक व्यक्ति बहिर्मुखी, जिसको पसंद है कि लोगों के साथ रहे, घूमे फिरे, सभी लोग उसके आगे पीछे रहे, उसको मजा आता है इस चीज़ों में, तो उसको बोलते हैं बहिर्मुखी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं भैया इंट्रोवर्ट, इसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। ठीक है। एक और होता है एम्बीवर्ट यानी कि उभयमुखी, वो बाद में आया था। थोड़े से आइजैक नामक व्यक्ति थे, उनका थोड़ा सा योगदान रहा, फिर वो जो उभयमुखी वाला जो हिस्सा है वो आया था। फ्रायड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है? अच्छा, रचनात्मक क्रियाओं का मैं बताता हूं कि इनके हिसाब से दो चीज थी। एक चीज थी यार रचनात्मक के लिए, और एक चीज था विनाशकारी चीज के लिए। किसके लिए? विनाशकारी। अब देखो, आपके अंदर ऐसा कुछ चीज आ रहा है जो आपके पर्सनालिटी में विनाशकारी साबित हो रहा है। जैसे आपको पता है भैया नशा करेंगे मर जाएंगे, नशा करेंगे मर जाएंगे, फिर भी कर रहे हैं। आपको पता है यार कि यार ज़्यादा जंक फूड खाएंगे ना तो ज़्यादा दिन जिएंगे नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, अलग अलग बीमारी हो जाएगी, ज़्यादा दिन। ये सभी विनाशकारी थॉट्स है, आपके मन में आते हैं फिर भी हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा एनर्जी उस ओर होता है। तो उसको बोलते हैं थैनाटॉस। कौन से को? विनाशकारी को। रचनात्मक होता है जो आपको अच्छा करने के लिए, यार एक्सरसाइज करेंगे अच्छा रहेंगे, इसको बोलते हैं इरोस। इसको क्या बोलते हैं? इरोस। तो जो आपके रचनात्मक कार्य के लिए होगा इरोस होगा। और थैनोस याद होगा एवेंजर का थैनोस, तो थैनोस सबको मारने आया था ना, तो ऐसे याद रखने लगा कि यार थैनाटॉस है। थैनाटॉस क्या करेगा? आपको विनाशकारी की ओर लेकर जाएगा। ये लिथिडो नहीं, एक्चुअल में ये लिबिडो है। और लिबिडो जो है ये सिगमंड फ्रायड की कहानी है कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक सेक्सुअल एनर्जी होती है, कामुकता वाली जो एनर्जी ऊर्जा है उसको ही लिबिडो कहा जाता है। इसका कोई गलत मीनिंग नहीं है, एक्चुअल में सही मीनिंग है। और सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोलैंगिक विकास में बताया कि कैसे वो अलग अलग चरणों से अलग अलग उम्र में गुजरता है। मेरी वीडियो में उसका एक विस्तृत अध्ययन किया गया है। यदि आपको पसंद आएगा तो आप पुराने वीडियोस में आप जाकर व्यक्तित्व वाले हिस्से में देख सकते हैं। फ्रायड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता के सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिगमंड फ्रायड ने ना जब मनोलैंगिक विकास का तीसरा चरण लेकर आया, लिंग अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था, तो उसमें दो चीज की बात की थी। एक की बात की थी यार ओडिपस, और एक का बात किया था क्या? इलेक्ट्रा। ओडिपस नामक राजा था जिसने एक्चुअल में अपने पिता की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जो मेरी मम्मी है या फिर जो मेरी माता है उनके प्रति उनका लगाव, और ये हर बच्चों में होता है। ऐसा किसने कहा? सिगमंड फ्रायड ने। तो ओडिपस नामक राजा अपने पिता को मारा, तो मतलब ओडिपस जो है वो किसके प्रति था? तो वो माता के प्रति था। इलेक्ट्रा जो है वो किसके प्रति रहेगा? वो पिता के प्रति रहेगा। ये कहानी इसीलिए मैंने सुनाया ताकि आप ये माता और पिता में कंफ्यूज ना हो। ओडिपस नामक राजा अपने पिता को मारा क्योंकि उसको अपनी माता से स्नेह था, प्रेम था। इलेक्ट्रा जो है पिता की ओर। तो इसका जो आंसर है वो मेरा ओडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती हैं। देखो एक क्वेश्चन में ना, मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया सर आपने कि इलेक्ट्रा जो है वो पिता की ओर मोह को संदर्भित करती है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना ये बोलता है कि प्रतियोगिता करती है। तो यार प्रतियोगिता वो अपने पिता से नहीं कर रही, प्रतियोगिता वो अपने माँ से कर रही है, क्योंकि उसको लगता है ना कि यार मेरे पिता मेरे हैं सिर्फ। तो याद रखना ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा घुमावदार है, और ऐसे क्वेश्चन से आपको बच के रहना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे तो आपके आंसर जो है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या है? मैंने पहले ही कहा था कि यार इसका बहुत सिंपल है, इड, ईगो, और क्या है तीसरा? सुपर ईगो। ठीक है। अब IES याद रख लो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। आई को बोलते हैं यार इदम, उसको बोलते हैं अहम, फिर बोलते हैं क्या? पराहम। ठीक है। तो देखो इदम अहम पराहम कहाँ? इदम अहम पराहम, ये वाला जो ऑप्शन है ये मेरा इदम अहम और पराहम हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं कि व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया है? अरे ये तो अच्छा क्वेश्चन है। शील गुण के आधार पर यार एक मुझे याद आ रहे हैं, रेमंड कैटल। ठीक है, एक मुझे याद आ रहा है रेमंड कैटल, और दूसरा व्यक्ति यदि आपको याद आ रहा होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्योंकि एक और व्यक्ति है जिसने शील गुण के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकरण किया है। मेरी वीडियोस देखे होंगे तो आपको दूसरा व्यक्ति का भी नाम पता होगा। खैर इसका आंसर ये तीनों में से कोई नहीं है, क्योंकि शेल्डन और क्रेस्मर ने तो शारीरिक के हिसाब से बताया था, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, ऐसे करके। ठीक है, शेल्डन का तो एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक था। क्रेस्मर का आपको पिकनिक, डिस्प्लास्टिक, और आपका एथलेटिक और एस्थेनिक ऐसे करके था। युंग का तो यार इंट्रोवर्ट है और एक्सट्रोवर्ट है, तो इसीलिए इनका तो शील गुण के अनुसार नहीं था। आपको बताना है कि शील गुण के अनुसार कौन कौन से व्यक्ति थे। क्या वो अल्पोट थे? क्या वो मेरे
रेमंड कैटल थे। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, आपको थोड़ी चीजों को याद करना पड़ेगा। एमएमपीआई आविष्कार को किसने विकसित किया था? अच्छा, एमएमपीआई जो था ना, वो मिनेसोटा परीक्षण था, जो कि एक्चुअल में पर्सनैलिटी को नापने के लिए होता था, पर्सनैलिटी को जांचने के लिए। और इसका जो आविष्कार है वो ना तो एल्पोर्ट ने, ना तो आइजेंक ने, ना तो कैटल ने, किसी ने नहीं किया था। इसका जो आविष्कार है वो क्या था? हैथवे एंड मैकनेल ने। ये जो टेस्ट है इसको बोलते हैं एमएमपीआई। इंपॉर्टेंट टेस्ट है, थोड़ा याद रखिएगा कि एमएमपीआई किसके लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में बुद्धि भी है, याद रखना, और आपके सिलेबस में व्यक्तित्व भी है। तो दोनों के टेस्ट पूछे जाते हैं कि कौन से व्यक्ति ने या फिर कौन से प्रकार के टेस्ट किए थे। किस अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है? अच्छा ठीक है, ये जो है जनेंद्रियों पर, यानी कि आपके जो भी सेक्सुअल एनर्जी पर ज्यादा जोर होता है। तो यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर जो है वो मेरा कौन सा आएगा? तो वो मेरा लिंग प्रधान अवस्था आएगा। कौन सा आएगा? लिंग प्रधान अवस्था। इस समय पर आपके जो जनेंद्रियों पर जो भी फोकस होता है, ये उसकी बात की जाती है। ठीक है। पर्सनैलिटी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा के मूल से लिया गया है? अच्छा, ये जो है ना, ये लैटिन से आया है। लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हमने निकाला पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी से हमने निकाला व्यक्ति। तो हिंदी में कॉपी करने में तो माहिर है हम लोग। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या था? शाब्दिक अर्थ था मुखौटा। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या था? मुखौटा। तो आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जो कि फिर एक नए टॉपिक की ओर रहेगा। और आपको यदि कुछ और डाउट होंगे तो आप मेरे टेलीग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू गाइस।